अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा कि बाबर अरूज अपने छोटे भाई को अपने मकासद के बारे में बताते हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए होता है। इलियास भी अपने भाई की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। काफी अच्छे मनाजर होते हैं। इस किस्त के आगाज में हमें एज़ा बे के वालिद वीनस दिखाई देते हैं जो कारवां सराय में आ जाते हैं। एज़ा बे भी इनके पास होती है। जाफर जट से आकर इनके पास बैठ जाता है। फिर इन दोनों के दरमियान बाबर अरूज के बारे में तज़किरा होता है। जाफर बार बार वीनस को आगाह करता है। ये बातें एज़ा बे पास खड़ी सुन लेती है। आखिर में वीनस कहता है, ठीक है अभी तुम जाओ, हम इस मामले पर फिर बात करेंगे। इसके बाद कारानूस का मंजर सामने आता है। पेत्रू अपने साथी से कहता है, कालमनूस, वीनस, सिविया और अब सिकंदरिया, मैंने ये राज जानने के लिए बैरे रोम के चारों तरफ खून बहाया है। मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार वाकई हम इसके करीब पहुंच गए हैं। मुझे यकीन है जब वो बड़ी ताकत हमारी हथेली में होगी तो सब कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं सिर्फ एक कातिल नहीं बनूंगा, हमारे मुकद्दस बाबा की बेटी लुक्रेजिया के लायक शोहर बनूंगा। मतलब कि ये कम वक्त भी उस अमानत के पीछे होता है जिसके पीछे इलियास और उस्ताद सुलेमान होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब कास्ट्रीला से जिस ग्रुप की आप तवक्को कर रहे थे वो पहुंच आए हैं और बाहर हमें सिपाहियों का गिरोह दिखाया जाता है। पेत्रू के हुक्म पर इनके सामने 2 सोने के भरे संदूक रखे जाते हैं और फिर पेत्रू उनसे खिताब करता है जिसके अल्फाज कुछ यूं होते हैं। कहता है, ये सोना आप लोगों की अगली मुहिम के लिए है। उनको इन सरजमीनों से निकालना काफी है। वो हमारे साहिल के करीब मुनज़्ज़िम हो रहे हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं वापस आने का और एक दिन इंतकाम लेने का। आप कैसे एक वैशी को इंतकाम लेने से बाज रखेंगे? मराकश में मियाँ पोर्ट पर हमला किया जाएगा। ये हमारे मुकद्दस पापा अलेक्जेंडर का हुक्म है। हम उनकी पुश्त पर होंगे। वो कभी आराम से नहीं सोएंगे। वो कभी वापस आने का ख्वाब नहीं देखेंगे। उसके बाद दूसरी बंदरगाहें भी होंगी और हम तमाम साहिल के शहरों का कंट्रोल संभाल लेंगे और हम इन्हें बैरे रोम के समंदर में दफन कर देंगे। फिर अपने बचपन का ख्याल देखता है और कहता है, जब मुझे हमारे मुकद्दस पापा ने चुना, उसने पहले मुझे पेत्रू कहा, उसने मुझे नया नाम और मकसद दिया और फिर उसने मुझे अपने खानदान की मोहर के साथ ये अंगूठी दी और दुनिया को रोशन करने का हुक्म दिया और तुम मेरे भाई इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरी मदद करोगे। काफी जज्बाती तकरीर होती है इस कमबख्त की। खैर इनके दरमियान काफी बातें होती हैं और सिपाही भी तैयार होते हैं और हमें इस अंगूठी के बारे में भी पता चल जाता है कि ये कहां से आई। नाजरीन, इसके बाद हमें मेदली का साहिल दिखाया जाता है जहां पर खिजर और निकू एक कश्ती के पास होते हैं। निकू बार बार यही कह रहा होता है, मैं तुम्हें ये कश्ती इसहाक आगा की इजाजत के बगैर नहीं दे सकता। इसहाक आगा मुझे मार डालेगा। तो खिजर कहता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसहाक आगा को बताना कि तुमने मुझे नहीं देखा। इनके दरमियान काफी बातचीत होती है और आखिरकार खिजर निकू को राजी कर लेता है। वहाँ से इमानते और शहजादे मुराद को बचाने के लिए कालमनूस की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद ज़ैनब और मदलीना का जहाज दिखाया जाता है जिसमें वो सवार होती हैं कालमनूस जाने के लिए। वही ठरकी भी इनके साथ होता है। जब ये ठरकी अपनी सारी हदों से तजावुज कर जाता है तो ज़ैनब इसे जोरदार थप्पड़ रसीद करती है जिससे इसकी सारी होश ठिकाने आ जाती है। दूसरी तरफ निकू मेदली में वापस आ जाता है और इसहाक आगा से छुपते छुपते निकल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी देख लेते हैं और उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुमने खिजर को देखा है? निकू कुछ परेशान हो जाता है और खिजर के प्लान के मुताबिक कहता है, मैंने उसे नहीं देखा। ये बात सुनकर इसहाक आगा समझ जाते हैं ये मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन आखिर में उसे ये कहकर भेज देते हैं कि जाओ, अगर कोई खबर मिली तो मुझे बता देना। इसके बाद हमें सिकंदरिया में बाबर अरूज अपने जांबाजों के साथ दिखाई देते हैं। ये सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया के कासिद को अलविदा कहते हैं। इनके साथ काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और इनमें से एक बुजुर्ग कहता है, हमने सुना है कि आपने एक जालिम काफिर को मजा चखाया है। आपने मुसलमानों को खुश किया। सिकंदरिया के ये जवान अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ करना चाहते हैं। और फिर बाबर अरूज की इजाजत से सब अपना अपना रक्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ये रक्स चल रहा होता है कि इतने में एज़ा बे आ जाती है। फिर ये बाबर अरूज को देखती है और कहीं जाने के लिए इशारा करती है। बाबर अरूज भी हाँ में सर हिलाते हैं और इधर साथ में 2 लड़कियां इलियास के इंतजार में होती हैं। जब ये इन्हें देखते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन बाबर अरूज समझ जाते हैं और कहते हैं, मैं पहले एज़ा बे के पास नहीं बल्कि पहले अपने घर जाऊंगा क्योंकि डेस्पीना मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। इलियास सराय में काफी सारी लड़कियां इकट्ठी कर बैठा होता है और इन्हें गुज़िश्ता लड़ाई के बारे में एक एक बात बता रहा होता है। ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में एज़ा बे आ जाती है और पूछती है, बाबर अरूज कहाँ है? इलियास कहता है, वो अपने घर चले गए हैं। ये एक हकीकत है कि बाबर अरूज समंदर पर हुकूमत करता है, लेकिन वो डेस्पीना से डरते हैं। आप मुझसे सफर के बारे में पूछ सकती हैं। एज़ा बे इसके साथ मजीद बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 2 खूबसूरत किरदारों को दिखाया जाता है जिसमें बाबर अरूज और डेस्पीना इकट्ठे बैठे होते हैं। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर अरूज रईस कहते हैं, डेस्पीना मैं चाहता हूँ कि हमें मेदली जाना चाहिए। मैं अपने भतीजों को गले लगाना चाहता हूँ। मैं अपने भाई और खाला को देखना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई खिजर को। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? तो डेस्पीना कहती है, ये बहुत अच्छा ख्याल है और शायद हम मेरे बाबा के साथ भी कुछ अच्छा वक्त गुजार सकें। मुझे यकीन है कि वो इतने अरसे के बाद पुरसुकून हो गए होंगे। इन दोनों को अपनों से मिलने के लिए बहुत चाहत हो रही होती है। इसके बाद
बाद हमें इस सीरियल के 2 और किरदारों को दिखाया जाता है जो किलई साहब और इनका बेटा शाहीन होते हैं। किलई साहब अपने बेटे को बाबर अरूज की आखिरी कामयाबी के बारे में बता रहे होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। बाबर अरूज और इलियास की कामयाबी पर शाहीन को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो दोनों ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन किलई साहब उसकी अच्छी खासी चित्रोल करते हैं कि काश ऐसा कारनामा मेरे बेटे ने भी किया होता। और आखिर में कहते हैं बातें बहुत हो गई, हम कल अरूज और उसके भाई से मिलने जा रहे हैं। शाहीन काफी बहाने करता है और कहता है हम उन्हें यहाँ क्यों ना बुला लें, हम वहाँ क्यों जाएं, लेकिन किलई साहब नहीं मानते और कल बाबर अरूज के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सराय में अरूज और इलियास एजाबे के पास पहुंच जाते हैं। एजाबे काफी परेशान होती है अंदवान की वजह से, क्योंकि बाबर अरूज ने उसके भाई को कत्ल किया होता है। वो काफी खदशात का इजहार करती है, लेकिन अरूज और इलियास काफी मुतमईन होते हैं। वो इसे भी मुतमईन करवाते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, तुम इतनी परेशान ना हो। ये आपस में काफी बातें शादे करते हैं और आखिर में एजाबे कहती है एक ताजिर है जो हमसे मुहाफिज तलब कर रहा है, मैंने उससे आपकी सिफारिश की है। तो इलियास कहता है हम अभी आए हैं और आप हमें वापस दोबारा भेज रही हैं, लेकिन बाबर अरूज कहते हैं ठीक है, मैं उस ताजिर से मिलकर सामान देख लूंगा, तुम उनसे रकम तय कर लेना। इनकी यही बातें जारी होती हैं कि साथ ही गोलम आकर कहता है किलई साहब आए हैं। ये सुनते ही तीनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। खैर बाबर अरूज जब बाहर आते हैं तो वो किलई साहब के हाथ का बोसा लेने लगते हैं, तो किलई साहब उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुमने बेटा हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, हमेशा अपना सर ऊंचा रखो ताकि हम तुम्हें फख्र से देखें। और फिर वो अरूज को गले लगाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं और बहुत अच्छे मनाजिर होते हैं। इसके बाद हमें एक और बहरी जहाज दिखाया जाता है। अंदवान एक नेजा लेकर उसमें बैठा होता है और अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है वो शख्स जो अपने आप को समंदर का सुल्तान कहता है, जिसने आपके भाई को कत्ल किया, वो अपने भाई इलियास के साथ तिजारत के बेरी भेड़ों की हिफाजत करता है। उनके 2 और भी भाई हैं, खिजर और इसहाक आगा, जो मेदली में पुरसुकून जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनते ही अंदवान मुस्कुराता और कहता है चलो पहले उनके सुकून को बर्बाद करते हैं, हम मेदली जा रहे हैं। ये कहकर वो कमबख्त निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें इसहाक आगा को दिखाया जाता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में मसरूफ होते हैं के साथ ही बाबर अरूज और खिजर की खाला आ जाती हैं। आकर कहती है क्या आप दुकान पर नहीं जा रहे, मैं देख रही हूँ कि आप जब भी परेशान होते हैं आप यहाँ आ जाते हैं। इसहाक आगा जवाब में कहते हैं मुझे खिजर की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो एक तवील अरसे से यहाँ नहीं आया, वो आते ही सुलेमान उस्ताद के पास चला गया और कल फजर से गायब हो गया। मैंने निकू से पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे यकीन है कि वो कुछ कर रहा है, ये भी हो सकता है कि उसने अपना दिल समंदर को दे दिया हो जैसा अरूज ने किया था। ये अपने भाइयों के लिए काफी परेशान होता है। इनकी खाला भी इनको काफी तसल्ली देती है कि वो वापस आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। इसके बाद खिजर को दिखाया जाता है। खिजर कालमनूस के बाजार में एक लोहार की दुकान पर कुछ बनाने में मसरूफ होता है। ये कुछ खतरनाक सा काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें बाहर बाजार में पैतरू दिखाई देता है। वो अपने साथी को कहता है हम वो राज ढूंढने आए हैं जिसके लिए हमने उल्लस की सारी लाइब्रेरी लूट ली। एक सल्तनत इस राज की वजह से तबाह हो गई और इसी राज की वजह से एक और नई सल्तनत पैदा हुई। हम नहीं जानते कि ये राज क्या है, शायद ये एक बेमिसाल खजाना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पहला आदमी इस राज को जानता था और इसी तरह इनकी बातें जारी रहती हैं। दूसरी तरफ हमें मेदली में उस्ताद सुलेमान को दिखाया जाता है। ये बहुत ही महफूज जगह से एक किताब निकालते हैं। ये बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से इसको मेज पर रखते हैं और फिर कहते हैं मैं इसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। और मैं इसके मालिक को ये अमानत सौंपने से पहले नहीं मरूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ।